अभी हो रहा है क्या रिकॉर्डिंग? यस मैम, हो रहा है। स्टूडेंट ठीक है, तो मैं वापस से स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करती हूँ स्टूडेंट। एंड यहाँ पे आप मुझे बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? यस मैम, दिख रहा है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने क्या किया वापस से बता रही हूँ, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज करके हमने 50 माइनस 1 होल रेज टू पावर 51 का एक्सपांशन लिख दिया है। उसके बाद हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि लास्ट टर्म को छोड़ के ब्रैकेट में और बाकी सब टर्म 50 का मल्टीपल आने वाला है। तो मैंने क्या किया, ये वाली 7 को ब्रैकेट के सिर्फ लास्ट टर्म को छोड़ के सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर क्या किया, ये 7 को लास्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई किया है। देखो यहाँ पे देख लीजिए ऐसा। तो मैंने स्टार्टिंग को रिप्लेस कर दिया 50 इंटू के, वेयर के इज सम इंटीजर। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो जो 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर कितनी भी जो टर्म है आपके पास, कितनी टर्म, 50 टर्म देख लीजिए, नहीं 50 या 51 टर्म्स देख लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि पावर यहाँ पे 51 है। ठीक है, तो टोटल एक्सपांशन में 52 टर्म्स आपको मिली है। तो ये यहाँ से लेके फर्स्ट टर्म से लेके, 1 सेकेंड में कलर यूज करती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट टर्म से लेके यहाँ तक आप कैलकुलेट करेंगे तो 51 टर्म हो जाएगी। ठीक है, और ये 52 वाली टर्म है आपके पास। तो हमने क्या किया, ये 7 और ये स्टार्टिंग के 51 टर्म्स को कंबाइन करके हमने कैसा लिख दिया, 50 इंटू के। ठीक है, बिकॉज ये सब मल्टीपल ऑफ 50 आने वाली, क्योंकि आपको ऑब्जर्व करके भी पता चल रहा है ये स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट टर्म से लेके आपका 51 टर्म तक आपको बेसिकली 50 का मल्टीपल दिख ही रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 50 प्रेजेंट है, फर्स्ट टर्म में भी प्रेजेंट है, सेकंड में भी, थर्ड टर्म में भी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट, प्लीज बताइए। ठीक है, यस मैम, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया, Yes, सो ma'am. 50 इंटू के इज सम इंटीजर। एंड उसके बाद हमने क्या किया, माइनस साइन दिख रहा था, 7 को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते स्टूडेंट, प्लीज बताइए क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करने पे। हमें मिल रहा है 50 के माइनस 7, और यहाँ पे 51 से 51 कितना हो जाता है स्टूडेंट, 1। 1। हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट अभी क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता चल गया कि जो नंबर है 10 क्या था, 7 का पावर ऐसा था ना हमारे पास, 7 रेज टू पावर 103। ठीक है, हमने इसको ऐसा लिख दिया है। अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। पहले बेसिकली आप बोलेंगे मैम ये तो पता चला क्योंकि ये 50 के माइनस 7 आया, लेकिन रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है स्टूडेंट। आपको समझ में आया ये वाली बात? अगर सिर्फ इतना होता कि अगर आपको ऐसा मिला होता राइट साइड में, तो डायरेक्टली बोल देते कि क्योंकि ये 50 का मल्टीपल है तो 50 से डिवाइड हो रहा है तो 25 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे 50 के माइनस 7 आ रहा है। ठीक है, आपको याद है जब भी आप पोलिनोमियल में भी पढ़ा होगा था, बेसिकली आप किसी चीज को डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कोई एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 7। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करें तो कैसा लिखेंगे, 2 3 6, रिमाइंडर आपका आया 1। ठीक है, मतलब आप 7 को ऐसा लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस समथिंग, जो ये रिमाइंडर आता है डेफिनेटली डिवाइजर से छोटा आता है। एग्री करेंगे? यस मैम, यहाँ पे एक चीज हमें भी पता है कि रिमाइंडर कभी जीरो नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे रिमाइंडर आपके जीरो नहीं, यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव नहीं आ सकता। तो एक चीज हम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना तो हमें मिल गया है, इसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए एवरीवन, यहाँ पे हम करेंगे 50 के, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, और ये चीज याद रखना है कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऐसा करना है कि जो ये अभी करेंगे ना वो आपका बेसिकली 25 का मल्टीपल बन जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं ऐसा कर सकती हूँ कि नहीं। अभी किसी को डाउट आएगा कि मैम यही क्यों किया, रीजन ये है स्टूडेंट क्योंकि हमें यहाँ पे रिमाइंडर पॉजिटिव चाहिए, एंड रिमाइंडर आपको पता है क्योंकि आप 25 से डिवाइड करने वाले टोटल ये 7 रेज टू पावर 103 को, तो रिमाइंडर आपका 0 से लेके 24 तक आएगा। ठीक है, तो आपको एक ऐसा नंबर एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है ताकि यहाँ पे ये जो -7 था ना बेसिकली आपका इधर बन जाए 25 इंटू सम इंटीजर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि आप 25 से डिवाइड करने वाले टोटल 7 का पावर 103 को। ठीक है, प्लीज बताइए। यस मैम, तो Yes, ma'am. तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास हो गया 50 के माइनस 25 एंड यहाँ पे प्लस 18। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ये जो स्टार्टिंग के टर्म है आप चाहे तो ऐसा कर लीजिए, कॉमन लेना है तो कॉमन ले लीजिए। सो ये 2 के माइनस 1 हो गया प्लस 18, एंड इसको आप थोड़ा ऐसा लिख सकते हैं 25 इंटू सम टी। ठीक है, प्लस 18, मतलब टी कोई इंटीजर है और टी की वैल्यू आप यहाँ पे बोल सकते हैं 2 के माइनस 1 है, दिस इज सम इंटीजर। एग्री करेंगे कि नहीं, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या, रिमाइंडर निकालना। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। हमने एड एंड सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है, तो हमें रिमाइंडर बेसिकली 0 से 24 तक मिलना चाहिए क्योंकि हमारा डिवाइजर 25 है।
ठीक है। एंड यहाँ पे जो मिलना चाहिए वो 25 इंटू सम इंटीजर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 18 एड एंड सब्ट्रैक्ट इसलिए किया ताकि आपको पता है -7 -18 करेंगे तो -25 होगा। ठीक है। तो बेसिकली जो हमें मिला ये 25 इंटू सम इंटीजर आया और यहाँ पे +18 आया। तो स्टूडेंट अभी मुझे बता सकते हो ना, अगर हम इसको यहाँ पे लिख देती हूँ देयरफॉर ये हमारे पास है 7⁻103। ठीक है। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करके बता सकते हो ना स्टूडेंट ये चीज क्या है जो आपने लिखा है 25t प्लस समथिंग लिखा है वो रिमाइंडर है बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो देयरफॉर व्हेन 7⁻103 is divided by 25, the remainder is 18। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट, प्लीज बताइए, किसी को डाउट है इसमें? No, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछती कि ये जो है 7 का पावर 103, ठीक है, अगर मैं इसको बोल रही हूँ कि 5 से डिवाइड करते तो आप मुझे आंसर कर पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहां पे रिमाइंडर आपका 18 नहीं हो सकता था। तो वो वाले केस में क्या होता रिमाइंडर, अगर स्टूडेंट मैं बोल रही हूँ कि ये एक्सप्रेशन को 5 से डिवाइड कर रहे हो आप, ठीक है, तो उस वो वाले केस में क्या हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे 18 को आप कैसा लिख सकते हैं, तो 15 + 3 लिख सकते थे। समझ में आ रहा है? एक सेकेंड यहाँ पे वापिस से बताती हूँ, जो आपका -7 है ना, तो क्योंकि यहाँ पे तो हमने 25 लिया, अगर कुछ और नंबर होता तो आपको वैसे चेक करना पड़ता कि रिमाइंडर आपका बेसिकली जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे स्मॉलर आना चाहिए। रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3, एंड जो आपका डिवाइजर है उससे छोटा ही रहेगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिए व्हेन 7⁻103 is divided by 25, the remainder is the remainder is 18। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। सबको समझ में आया? बता दीजिए एक बार। यस मैम। स्टूडेंट अच्छा, तो प्लीज याद रखना इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो क्या करना है, जब भी आपको बोलेंगे कि कोई एक्सप्रेशन या कोई टर्म को आप डिवाइड कर रहे हैं कोई नंबर से, तो ट्राई टू आप ऐसा सोचना है कि उसका पावर को हम कैसा लिख सकते हैं कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना उसका मल्टीपल या वही नंबर के टर्म में लिखने का ट्राई कीजिए। आपको डेफिनेटली बाइनोमियल थ्योरम तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में हम पढ़ रही है क्वेश्चन, तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करके आप रिमाइंडर फाइंड कर रहे हो। ठीक है, कर सकते हैं ना। तो इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको वही चेक करना है कि बेसिकली जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं उसका कुछ पावर जो गिवन जो डिवाइजर है उसका कुछ मल्टीपल तो नहीं आ रहा है, या उसी के टर्म में लिखना चाहे तो वो कर सकते हो। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, कर सकते हैं ऐसा? ओके स्टूडेंट, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया एक रिमाइंडर का। अभी हम करेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात। एंड पहले यहाँ पे स्टूडेंट ये जो एल्गोरिदम है रूल है वो मैं आपको सिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x + y होल रेज़ टू पावर n। ठीक है। तो ये बाइनोमियल एक्सपांशन है। अभी मैं ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रही हूँ स्टूडेंट। अगर मैंने लिख दिया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, उसका मतलब है मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें जो एक्सपांशन मिलता है वहां पे बीच में माइनस साइन कहीं पे दिख जाता है ना, तो वो वाले केस में आप उसका एक्सपांशन करेंगे तो पता है कोएफिशिएंट के उधर माइनस साइन आपको दिखेगा। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? तो यहाँ पे मैंने ग्रेटेस्ट टर्म लिखा है, लेकिन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट में भी ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेकिन वहां पे हम क्या लेंगे, मॉड्यूलस ले लेंगे, ताकि वहां पे जो आपको पता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे तो नेगेटिव नंबर का, जैसे एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहूँ यहाँ पे, जैसे स्टूडेंट -2 का मॉड्यूलस आपका 2 आता है एंड +2 का भी मैग्नीट्यूड आपका 2 आता है। समझ में आया स्टूडेंट? मॉड्यूलस का मतलब बेसिकली होता है मैग्नीट्यूड ओनली। अगर आप नंबर लाइन की बात करें ना स्टूडेंट, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ फिर इरेज करती हूँ। जैसे यहाँ पे आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं पे 0 है एंड यहाँ पे आपके पास -2 है एंड यहाँ पे 2 है। तो बेसिकली अगर मैं मोड ऑफ -2 की बात करूँ स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है, जो -2 है उसका 0 से कितना डिस्टेंस है। ठीक है। अगर हम ऐसा बात करें ज्योमेट्रिकली, तो -2 का 0 से कितना डिस्टेंस है, और आपको पता है डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है। तो आप बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ -2 इज 2, या ऐसा बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ -2 इज 2, एंड मॉड्यूलस ऑफ 2 का भी 2 ही आता है। ये वाली बात समझ में आना चाहिए स्टूडेंट। हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट तब बात करेंगे जब कहीं पे आपका माइनस साइन आता रहेगा। ठीक है। अदरवाइज तो ग्रेटेस्ट टर्म से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? आपको एग्जाम में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बोले या ग्रेटेस्ट टर्म, तो आपको सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। हम दोनों क्वेश्चन करने वाले। ठीक है। तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, 1 सेकेंड।
बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपको एक क्वेश्चन आई थिंक एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है, अगर आपने कभी सोल्व किया होगा 11th की बुक में। ठीक है, आई थिंक 11th का टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट एग्जाम्पलर में ये वाला कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम किसकी बात करें स्टूडेंट? ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x प्लस वाई होल रेज टू पावर n। इसका मतलब क्या है? आप इसको एक्सपांड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, कितने टर्म्स आएंगे स्टूडेंट? आपको n+1। ठीक है, n+1 टर्म्स आएंगे। वो टर्म्स में से ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है, मतलब लार्जेस्ट टर्म कौन सी है वैल्यू वाइज? ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये वाली बात? तो वैल्यू वाइज हम उसकी बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो एल्गोरिदम की बात करें, मतलब कैसे आपको करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, r+1th टर्म एंड rth टर्म का रेशियो लेना है स्टूडेंट, और इसको इक्वल टू 1 करना है। तो वहां से आपको क्या मिलेगा? r की कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, r की कुछ वैल्यू मिलेगी। वहां से अगर जो r की वैल्यू आपको के मिला, जैसे यहाँ पे मैंने बोला है टू गेट r इज इक्वल टू के, अगर जो के है वो अगर आपका इंटीजर वैल्यू है, तो आपको दो यहाँ पे लार्जेस्ट टर्म मिलेगी, दो लार्जेस्ट टर्म मिलेगी। मतलब यहाँ पे दोनों टर्म की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। ये वाली बात समझ में आई? ये वाली टर्म जो टीके एंड टीके+1, ये दोनों आपको क्या बोले? ग्रेटेस्ट टर्म बोल सकते हैं या लार्जेस्ट टर्म। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? मतलब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, आपको वेरिएबल की वैल्यू देंगे, मतलब एट x इज इक्वल टू दिस, आपको बताना है कि कौन सी टर्म लार्जेस्ट है वो एक्सपांशन में। समझ में आया? वापिस से बता रही हूँ स्टूडेंट, क्या करेंगे इसमें? पहला स्टेप क्या है? आपको r+1, मतलब r+1 टर्म है, उसका रेशो rth टर्म के साथ निकालना है, उसको इक्वल टू 1 करके r की कुछ वैल्यू फाइंड करनी है। और r की वैल्यू अगर सपोज के आया, अगर ये के इंटीजर है, वो वाले केस में दो टर्म आपकी लार्जेस्ट टर्म रहेगी या ग्रेटेस्ट टर्म रहेगी। यहाँ पे लिखा है टीके एंड टीके+1 आर द लार्जेस्ट टर्म, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको हमेशा इंटीजर वैल्यू मिले ना। तो अगर आपको जो के मिला है आर की वैल्यू वो इंटीजर नहीं है, तो वो वाले केस में ऐसा आता है टी, यहाँ पे मैंने ये जो यूज किया स्टूडेंट, ये वाला ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, हाँ 6.2 लिखा स्टूडेंट, इसकी वैल्यू मुझे 6 आती है। इसका मतलब क्या है? ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया है स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ, जैसे यहाँ पे मैंने 6.2 लिया है, तो मुझे बताइए कि जो 6.2 है उससे लेस देन या इक्वल टू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो बताइए मुझे, क्योंकि ये जो आप लिखते हैं ना, इसका आंसर हमेशा इंटीजर मिलता है। अगर मैंने यहाँ पे अंदर कुछ भी डेसिमल लिख दिया, तो उसका इंटीजर जो वैल्यू है, बेसिकली यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.2। ठीक है, इसका मतलब है वो इंटीजर वैल्यू आपको बतानी है जो एक तो लार्जेस्ट होनी चाहिए, समझ में आ रहा है, ग्रेटेस्ट होनी चाहिए सब में से, और यहाँ पे लेस देन या इक्वल टू 6.2 आनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास मिलेगा 6। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? ये वाला हम डिलीशन ऑफ फंक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे, और इसको हम ऐसा GIF भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्टूडेंट कुछ समझ में आया नहीं? मैं वापस से कोई एग्जांपल और ले लेती हूँ। जैसे अगर मैंने लिख दिया 2.7, ठीक है, इसका वैल्यू हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर आपने कुछ नंबर दिया, तो इसका आंसर हमेशा इंटीजर ही मिलता है आपको। और इसका मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.7, मतलब वो इंटीजर बताइए जो सब में ग्रेटेस्ट हो, और वो उसकी वैल्यू 2.7 के इक्वल भी हो सकती है या उससे छोटी होगी। समझ में आया ये वाली बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं यहाँ पे इतना सब लिख रही हूँ, मैं इससे अच्छा से एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ। सपोज आपका देखो यहाँ पे, ओके एग्जाम अभी क्वेश्चन में भी करेंगे स्टूडेंट। सपोज आपकी के की वैल्यू आ गई 6.7, ठीक है, और आपने बोला है आर इज इक्वल टू के, ऐसा कोई टर्म होता ही नहीं ना हमारे पास कि टी मतलब टर्म 6.7 टर्म, ऐसा कुछ होता नहीं हमारे पास। तो बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर के की वैल्यू कुछ आपका डेसिमल में आ गई, मतलब इंटीजर नहीं आया, तो वो वाले केस में इसका नेक्स्ट वाला इंटीजर जो आएगा कौन सा आ जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म आपकी ग्रेटेस्ट रहेगी या लार्जेस्ट रहेगी? समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्लीज याद रखिए, यहाँ पे मैंने ऊपर क्या हेडिंग दिया? ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन। तो आप यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट की बात कर रहे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है, वहां पे माइनस प्लस वो नहीं देखने। समझ में आया? जब भी हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बोलेंगे तो वो वाले केस में मॉडुलस लगा दूंगी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको एक्सपांशन दिया है, जैसे 1 - x दे दिया उसका होल रेज टू पावर 10, तो आपको पता है बीच बीच में माइनस साइन आने वाले हैं, तो वो वाले केस में हमें क्या करना है? जो भी मैग्नीट्यूड की बात करनी है उस वाले केस में हमें साइन नहीं देखना है कि माइनस है कि प्लस है टर्म का।
ठीक है, तो वो भी हम करेंगे क्वेश्चन। तो पहले ये चीज किसी को डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए। दो ही स्टेप है, क्या करना है, r प्लस 1th टर्म एंड rth टर्म का रेशियो लेना है और उसको इक्वल टू 1 करके r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, r की वैल्यू लेटेस्ट से कुछ k आई, अगर वो k इंटीजर है वो वाले केस में आपके पास ये एक्सपांशन में दो ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगी या लार्जेस्ट टर्म मिलेगी, tk एंड tk प्लस 1। ठीक है, अगर k इंटीजर नहीं है वो वाले केस में बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पे t और मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ k प्लस 1, मतलब वो अभी आपको समझ में आएगा। बेसिकली के इमीडिएटली जो नेक्स्ट इंटीजर आ रहा है वो वाला आर की वैल्यू लेना है, बेसिकली वो वाला आपका मतलब जैसे वो आपका हो जाएगा टी एंड वो जो वैल्यू आपको नेक्स्ट इंटीजर मिलेगा वो वाली टर्म आपकी लार्जेस्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। अभी हम इसके ऊपर 3 क्वेश्चन करेंगे। एवरीवन कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए इसमें। ये हमारा एल्गोरिदम है, ये आप बोल सकते हैं रूल, ये हम फॉलो करने वाले। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, यहाँ पे ग्रेटेस्ट की जगह न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट भी लिखा होता तो भी सेम प्रोसीजर करना रहता, क्योंकि यहाँ पे दिया है स्टूडेंट इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 10। ठीक है, आपको पता है 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 10 में कितने टर्म आएगी आपके पास, 11। ठीक है, अभी क्योंकि बीच में प्लस साइन है स्टूडेंट, मतलब आप जो टर्म को एक्सपांड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो इसका एक्सपांशन करेंगे तो जो 11 टर्म है सबका कोएफिशिएंट पॉजिटिव आएगा आपके पास, आएगा ना, बताइए यहाँ पे। यस मैम। हाँ, अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग से मॉड्यूलस लेना पड़ता। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म भी लिख सकती थी स्टूडेंट। अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट लिखा रहता तो बेसिकली आप ऐसा लिखते, मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पे लिखते थे आप टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आप लेते हैं, ठीक है, एन इक्वल टू 1 करते हैं, लेकिन ऑलरेडी ये पॉजिटिव है इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्रेटेस्ट टर्म लिखा है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करना है स्टूडेंट, रेशियो लेना है r प्लस 1th टर्म का एंड rth टर्म का और उसको इक्वल टू 1 करके r की वैल्यू निकालनी है। तो लेट अस डू। ठीक है, तो आप पहले तो कोई मुझे यहाँ पे जनरल टर्म बता सकते हैं या डायरेक्टली मैं लिखूं यहाँ पे, एक सेकेंड। तो हमें क्या करना है, r प्लस 1th टर्म एंड rth टर्म का रेशियो लेना है और इसको इक्वल टू 1 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है स्टूडेंट आप लोग मुझे डायरेक्टली जनरल टर्म बता पाएंगे। जनरल टर्म होती है r प्लस 1th टर्म। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या मिलेगा, सबको याद है, अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का होता तो उसके एक्सपांशन में जो टर्म मिलती वो ऐसा होता ना, nc0 नहीं ncn आएगा। 0 तो पहला टर्म हो गया आपके पास। 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का बात की जाए तो इसमें जनरल टर्म क्या होती है, ncr इंटू एक्स टू द पावर r। बताइए सब लोग, ये होता है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। स्टूडेंट तो ये हम लिख लेते हैं आप चाहे तो। ठीक है, तो ये चीज हमें लिखना है तो यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया NCR एंड यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 10 है, तो लिखना पड़ेगा। एक बार वापस से लिखते हैं। तो यहाँ पे 10CR हो गया और यहाँ पे क्या लिखूं बताइए, इंटू एक्स टू द पावर r। वेरी गुड। और इसमें क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे 8 टर्म लिखनी है तो वहां पे क्या हो जाएगा 10CR माइनस 1 हो जाएगी ना, क्योंकि यस मैम। 8 टर्म है। और यहाँ पे क्या होगा बताइए, x का पावर r माइनस r-1। वेरी गुड एंड राइट साइड में 1। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म लिखे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होता है तो मैग्नीट्यूड लेते हो। मैग्नीट्यूड आपको पता है यहाँ पे क्योंकि सारे टर्म पॉजिटिव ही है। ठीक है, क्योंकि वो वाले केस में आपको कहीं तो -1 का पावर कुछ तो दिखता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है सारे टर्म्स पॉजिटिव है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्रेटेस्ट टर्म लिखा है। तो यहाँ पे हमने r प्लस 1th टर्म एंड rth टर्म का रेशियो लिया है और उसको इक्वल टू 1 किया है। यहाँ से हमें r की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में। अच्छा, यहाँ पे किसी को याद है NCR का रिजल्ट, NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1। ये रिजल्ट हमने एक क्वेश्चन में भी यूज किया था, यहाँ पे वापस से होने वाला है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए 10CR डिवाइडेड बाय 10CR माइनस 1। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट यूज करूंगी तो हो जाएगा आपके पास 10 माइनस, यहाँ पे 10 माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r। किसी को डाउट है क्या किया मैंने? यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ रेड पेन से। मैंने ये चीज का वैल्यू डायरेक्टली रिजल्ट से लिख दिया है, NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई स्टूडेंट? मैंने क्या किया है, यहाँ पे 10CR डिवाइडेड बाई 10CR माइनस 1, इसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू यहाँ पे 10 है तो ये हमारे पास हो गए 10 माइनस r प्लस 1
डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ये रिजल्ट पढ़ा था ना हमने। Yes, ma'am. तो डायरेक्टली Yes, यहाँ ma'am. यूज करेंगे जब भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का कॉन्सेप्ट है, तो डायरेक्टली ये रिजल्ट हम यूज करेंगे। एंड अभी आगे बताइए एक्स का पावर कितना आ जाएगा इंडाइसिस के प्रॉपर्टी से, एवरीवन। देखते हैं कितने लोग यहाँ पे इंडाइसिस का प्रॉपर्टी मालूम है। एक्स का पावर आर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कितना है, एक्स का पावर आर माइनस वन। ठीक है, Ma'am, x raised to -1. एक्स का पावर क्या हो जाएगा, आर माइनस आर प्लस वन, ऐसा हो जाएगा ना। देखो ये पूरा देखो, देखिए आप ऐसा लिख रहे हैं एक्स का पावर आर माइनस करके फिर आर माइनस वन, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए एक बार। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. बेसिकली आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली Yes, एक्स का ma'am. पावर वन मिलेगा, एक्स का पावर वन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये रेस कर देती हूँ स्टूडेंट, एंड प्लीज मुझे बताइए ये हो जाएगा इंटू एक्स इज इक्वल टू वन। किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में, प्लीज बताइए। No, ma'am. ओके No, ma'am. ओके No. स्टूडेंट, एंड यहाँ पे स्टूडेंट एक्स की वैल्यू पर्टिकुलरली हमें दी हुई है, क्या दी है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2/3। तो जनरल टर्म है ना, मतलब आर प्लस वन टर्म एंड आर टर्म का रेशियो इक्वल टू वन तो ले लिया है, हमें वहां से ये मिला। ठीक है, तो अभी एक्स की वैल्यू 2/3 हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2/3। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैंने एक्स की वैल्यू 2/3 सब्स्टिट्यूट करी तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 10 माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर, ये टोटल, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2/3, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी स्टूडेंट मुझे बताइए क्या करें, ये 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। अच्छा 10 प्लस 1 कितना होता है स्टूडेंट, 11 होता है। 11. Yes, ma'am. 11 ma'am. माइनस आर हो गया, और ये जो 3 इंटू आर है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करके मुझे आर की वैल्यू बताइए, ये हो गया 22, ये हमारे पास हो गया -2. 2r इज इक्वल टू 3। -2. ठीक है, सही है ना, एक बार चेक कीजिए जो लिखा है। तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 माइनस 2r इज इक्वल टू 3r, तो यहाँ से हमें नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं 22 इज इक्वल टू 3r प्लस 2r। ठीक है, देख लीजिए एक बार, ये -2r वाला राइट साइड में शिफ्ट किया, हमें ये मिला। अभी इसको बताइए, हो गया हमारे पास 22 इज इक्वल टू 5r। 5. 5R. आर की बात की जाए तो मतलब ऐसा लिख सकते हैं 5r इज इक्वल टू 22। R is equal to 22 divided by 5. वेरी गुड, तो यहाँ पे 22 बेसिकली हमें कुछ फ्रैक्शन में मिलने वाला है, डेसिमल में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आर की बात की जाए स्टूडेंट, हमारे पास हो गया 22/5, तो कितना होगा 4.4, चेक कीजिए। ठीक है, Yes, ma'am. तो यहाँ से Yes, हम ma'am. बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ से देयरफॉर द ग्रेटेस्ट टर्म या लार्जेस्ट टर्म लिख सकते हैं, देयरफॉर द ग्रेटेस्ट टर्म इज, ये देखिए, देखो यहाँ पे मैं लिख के दिखा रही हूँ स्टूडेंट, ऐसा लिखते हैं या डायरेक्टली, क्योंकि मैं बता रही थी यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 4.4 हो जाएगी प्लस 1, मतलब बेसिकली ये बात की जाए क्योंकि 4.4 के नेक्स्ट वाला जो इंटीजर आएगा, क्योंकि ये डेसिमल है तो इसका जो नेक्स्ट जो इंटीजर आने वाला है इमीडिएटली वो कौन सा रहेगा, 5, क्योंकि आप जो टर्म, हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म। ठीक है, ग्रेटेस्ट टर्म इज T5। ठीक है, देयरफॉर यू कैन राइट ऐसा T5 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, मतलब जब आपने एक्सपांशन किया है तो आपको पता है उसके एक्सपांशन में, देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 10 की जो एक्सपांशन आपने किया है तो 11 टर्म मिलेगी। ठीक है, सो 11 टर्म में बेसिकली आपको कौन सी वाली, एक मिनट, हमने सही लिखा है ना स्टूडेंट, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है, नहीं हमने सही किया। सो T5 इज द यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो हमने एक्सपांशन किया है बाइनोमियल थ्योरम यूज करके, तो आपको टर्म मिल गई है, एंड यहाँ पे उन्होंने एक्स की वैल्यू भी हमें बताई है। ठीक है, जो टर्म आपको मिली है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, अप टू 11 टर्म, तो बेसिकली वो क्या बात करना चाह रहे, जो टर्म की वैल्यू की बात करना चाह रहे कि कौन से टर्म यहाँ पे ग्रेटेस्ट है या लार्जेस्ट है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हमने कर दिया स्टूडेंट। अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे, एक जहाँ पे नेगेटिव लेंगे तो वहाँ पे मैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात करने वाली हूँ। तो अगर यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होता तभी क्या मैग्नीट्यूड लेते, लेकिन क्योंकि सारे टर्म पॉजिटिव है तो फिर बाद में आप क्या है वो मॉड्यूलस का रिमूव कर देते साइन। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसलिए लेते कभी आपका जो -1 का पावर कुछ आ रहा है ना वो हट जाएगा बाद में, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव नंबर का, देखो यहाँ पे मैं अगर रिजल्ट आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे मोड ऑफ -x इज सेम एज मोड ऑफ x। ठीक है, ये वाली बात आई, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड।
तो जैसे अब मैंने आपको बताया था एग्जांपल, जैसे मॉडुलस ऑफ -3 आता है और ये दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ 3। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड वाले केस में आप मॉडुलस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ले सकते हैं लेकिन फिर सेम आंसर आता है क्योंकि आपको पता है सारे टर्म्स ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव ही है। ठीक है, सबका साइन पॉजिटिव ही है आपका यहाँ पे। किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज पूछ लीजिए। तो यहाँ पे हमारे क्या मिला, द ग्रेटेस्ट टर्म इज ये मिला T5, तो T5 इज द ग्रेटेस्ट टर्म यही वाले एक्सपांशन में। किसी को डाउट है स्टूडेंट प्लीज पूछ लीजिए। नो मैम। एंड स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एग्जाम में उसको सोल्व करने के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है, आपको बोलेंगे कौन सी टर्म, ऑप्शन दिया रहेगा 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको T5 इज द ग्रेटेस्ट टर्म होगी। आई होप सबको समझ में आया होगा। यस मैम। अच्छा, वैसे तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला ही नहीं है स्टूडेंट, डायरेक्टली हमें पता कौन से टर्म, अगर बाई चांस अगर पूछ भी लिया तो मुझे लगता है आप बता पाओगे ना, क्योंकि जनरल टर्म तो आपको पता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? अगर बाई चांस उन्होंने बोला, अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया कि 5th टर्म 6th टर्म, ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया, कोई वैल्यू बता दी, मतलब टर्म की वैल्यू आपको बता दी कि क्या आने वाली है। ठीक है, वो बता सकते हो ना आप, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए जनरल टर्म तो ऑलरेडी मालूम है, एक्स की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप अगर पर्टिकुलरली वैल्यू दी होगी वहां पे, वो भी आप यहाँ पे आंसर चूज कर सकते हो। ठीक है, प्लीज बताइए। यहाँ पे सिर्फ बोला था फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, वो हमने बता दिया कि 5th टर्म आपका यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म है। ठीक है एवरीवन, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी को तो मुझे लगता है बता पाएंगे ना, क्योंकि आपको पता ही है बेसिकली। अगर मैं लिख के दिखाना चाहूँ स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी थी 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10c4 हो जाएगा इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, एंड एक्स की वैल्यू अब ऑलरेडी दी है, वो कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर बाई चांस आपको कहीं पे ऑप्शन में दिख जाए तो आप मुझे लगता है कर पाएंगे। ठीक है, कर सकते हैं ना स्टूडेंट ये वाली चीज? यस मैम। स्टूडेंट, तो ये वाला मैं अभी के लिए इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ से हमने पता किया कि 5th टर्म आपका ग्रेटेस्ट टर्म है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में अभी स्टूडेंट इसी टाइप का क्वेश्चन है ये आपके पास। तो यहाँ पे प्लीज बताइए। तो यहाँ पे भी मैंने ग्रेटेस्ट टर्म लिखा है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट लिखना चाहे तो वो भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसके एक्सपांशन में जो भी टर्म है उनका साइन पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, कोएफिशिएंट जो भी मिलेंगे बेसिकली उनका यहाँ पे प्लस साइन ही मिलने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है 2 + 3x होल रेज़ टू पावर 9। ये इसके एक्सपांशन में ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी रहेगी, और x की वैल्यू भी आपको दिया 3/2। ठीक है, तो स्टूडेंट सेम प्रोसीजर यहाँ पे करना है आपको। तो यहाँ पे r + 1th टर्म एंड 8th टर्म का रेशो इक्वल टू 1 करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे बताइए जनरल टर्म r + 1th टर्म का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे सबने पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम? यस मैम। बताइए क्या होगा? 9CR 2 raised to power 9 minus R 9 - r, वेरी गुड। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3x raised to power 9 नहीं R वेरी गुड, r आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके, कुछ यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बुक में भी मिलेगा, वहां पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे वो है ना पहले टर्म को 1 बनाना चाह रहे, क्योंकि 1 + x होल रेज़ टू पावर n का एक्सपांशन सबको इजी लगता है, लेकिन आप ऐसे भी करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, आपने अगर सपोज क्या किया, ये जो ब्रैकेट से 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये देखो यहाँ पे दिखा देती हूँ, सेम क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से कर सकते हैं आप। चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 9 आ जाएगा ब्रैकेट में 1 + 3x का पावर 9, तो आंसर ऐसे भी सेम आने वाला है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए, आप ऐसा करके करेंगे तो भी सेम आएगा, या डायरेक्टली हम जनरल लिख सकते हैं? ठीक है, तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, क्योंकि हमने डायरेक्टली लिखा है बाइनोमियल थ्योरम से r + 1th टर्म ये हो जाएगी। एंड डिनोमिनेटर में बताइए स्टूडेंट क्या आएगा एवरीवन? यहाँ पे 8th टर्म ये हो जाएगा हमारे पास 9CR - 1, और 2 का पावर कितना हो जाएगा आपके पास? 9 - r। देख लीजिए r - 1 हो जाएगा ना यहाँ पे, ये इधर नीचे देखिए। एंड किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए यहाँ पे। एंड यहाँ पे और बताइए 3x का पावर कितना हो जाएगा? 3x का पावर हो जाएगा आपके पास r - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी बताइए स्टूडेंट, डायरेक्टली मैं लिखने वाली हूँ, आपको पता चल गया होगा 9CR डिवाइडेड बाई 9CR - 1 को मैं NCR डिवाइडेड बाई NCR - 1 के रिजल्ट से डायरेक्टली मैं लिखूंगी, आप लोग मुझे
बताइए कि समझ में आया कि नहीं। तो वहां से मुझे यहाँ पे मिलेगा 9 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, ये एक तो ये चीज मिलेगी। उसके बाद क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। 2 का पावर 9 माइनस आर है और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 रेज टू पावर 9 माइनस आर माइनस 1। कितना आएगा बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा देती हूँ। 2 रेज टू पावर 9 माइनस आर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे था 9 माइनस आर माइनस 1, कुछ ऐसा था, ठीक है। तो 2 का पावर 9 माइनस आर हो गया, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस 9 एंड यहाँ पे प्लस आर माइनस 1। माइनस आर कैंसिल, 9 कैंसिल, बेसिकली 2 का पावर माइनस 1 मिल रहा है। एवरीवन देख लीजिए, यही मिल रहा है कि नहीं, कुछ अलग मिल रहा है? माइनस 1 ना, ओके। नहीं तो फिर अपना कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको एक बार ध्यान देना है कि जो हम लिख रहे हैं वो सही है। यहाँ पे हो गया 2 का पावर माइनस 1 एंड स्टूडेंट यहाँ पे 3x का पावर कितना मिल रहा है, देखिए मुझे लगता है 1 ही मिलेगा। 3x का पावर r फिर माइनस r प्लस 1 करेंगे तो 3x मिलेगा, मतलब इंटू 3x एंड राइट साइड में कितना है हमारे पास 1, ठीक है। 1। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप चाहे तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लीजिए। तो ये मिल गया 9 माइनस ओके, इसको कंबाइन करके बता दीजिए एवरीवन, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है 10 माइनस आर, 10 माइनस आर, वेरी गुड। एंड डिवाइडेड बाय आर हो गया, यहाँ पे आर है हमारे पास। एंड 2 रेज टू पावर माइनस 1 इज सेम एज 1 अपॉन 2, यस मैम, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अभी x की पर्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, कितना दिया, 3/2। 3/2। हाँ, तो यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल टू 3/2। ये क्या मिलेगा हमें, मिलेगा 10 माइनस आर अपॉन आर, और ये टोटल की मल्टीप्लाई में क्या है आपको 3x अपॉन, ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू 3, और x की वैल्यू मुझे पता है 3/2 है, दिस इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कीजिए, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 10 माइनस आर अपॉन आर। एंड स्टूडेंट यहाँ से क्या पता चल रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे 3 3 9, ठीक है, 9 बाय तो ये 4, 4। चलो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 9 10 माइनस आर से मल्टीप्लाई होगा, और आर इंटू 4, मतलब यहाँ पे 4r, ठीक है। आप लोग मेरे से पहले कैलकुलेट कर सकते हो, तो हमें ये मिला। किसी को डाउट है इस पे? नो मैम। ओके, चलो स्टूडेंट थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा बताइए। तो हमें मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, 10 इंटू 9 90 हो गया, 90 माइनस 9, ओके, 90 माइनस 9r, और राइट साइड में आई थिंक 4r था हमारे पास। मैम आर की वैल्यू 90 अपॉन 13। ओके, एक सेकंड में लिख देती हूँ यहाँ पे। सो 90 इज इक्वल टू हमें मिला 4r प्लस 9r ना, एक सेकंड। तो बेसिकली यहाँ पे मिल गया 90 इज इक्वल टू 13r, एंड r की वैल्यू की बात की जाए, स्टूडेंट डेसिमल में आ रहे हैं ना वापिस से? यस मैम, 19/13। हाँ, तो मतलब अगर डेसिमल में लिखे 6.8 समथिंग या 6.9 कुछ, कितना मिल रहा है कोई बताइए, अगर लिखना चाहे तो हम, क्योंकि आपको पता 13 7 90 होता है, 91 होता है, ठीक है। तो ये 7 तो जा ही नहीं रहा, उससे कम है, तो ये कितना का है, आई थिंक 9 आएगा, 6.9, चेक कर लीजिए स्टूडेंट। यस क्या, मैम, ओके, मैं यहाँ पे इतना लिख रही हूँ, ठीक है। 6.8 है कि 6.9 वो आपको चेक करना है, सिर्फ हमें पता है फ्रैक्शनल वाला आया है। तो यहाँ से बात की जाए स्टूडेंट, तो इसका मतलब अगर हम लिखेंगे तो लार्जेस्ट टर्म कौन सी हो जाएगी आपके पास, 7th टर्म हो जाएगी, ठीक है। ये जो 6.9 के इमीडिएटली जो इंटीजर आने वाला है वो वाला हो आपके पास हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। तो यहाँ पे लिख सकते देयरफॉर द लार्जेस्ट टर्म या ग्रेटेस्ट टर्म, देयरफॉर द ग्रेटेस्ट टर्म इज, आप चाहे तो ऐसा लिखना, चाहे तो ऐसा लिख दीजिए +1, और बेसिकली ये क्या है T7, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है स्टूडेंट, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 6.9, बेसिकली वो जो ये लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि आपने जो इसके अंदर जो लिखा है ना, जो अभी इंटीजर वैल्यू ही मिलेगा हमें, हमेशा इंटीजर वैल्यू मिलेगा, बट जो इंटीजर है वो या तो इससे बेसिकली या तो इसके इक्वल हो या इससे छोटा हो, ठीक है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 6.9, इसका मतलब ये है। इसको अगर रीड करना चाहे तो बेसिकली 6 है, 7 नहीं लिख सकते इसका वैल्यू, क्यों, क्योंकि मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन या इक्वल टू 6.9, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस मैम, तो यहाँ पे 6 आया, फिर यहाँ पे +1 था, इसके लिए आपका 7th टर्म हो गया। किसी ने हैंड रेज किया है क्या, लेट मी चेक। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो द ग्रेटेस्ट टर्म इज T7, ठीक है। तो देयरफॉर
एक काम करते हैं, इसको भी रेस। अगर क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा बोला कि वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मुझे लगता है आप कर पाएंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी टर्म का वैल्यू ग्रेटेस्ट आया, यहाँ से हमें पता चल गया 7th टर्म का। ठीक है, अगर वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोले तो मुझे लगता है आप कर पाएंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना लिखेंगे, therefore T7 is the greatest term। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है प्लीज बताइए। नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो No, अभी ma'am. एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जहाँ पे एक्सपांशन में आपको माइनस टर्म मिलेंगे, वहां पे आपको क्या बोलेंगे कि आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली या फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 3 - 5x होल रेज़्ड टू पावर 11 एट x इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पे मैं मॉडुलस लेने वाली हूँ, वो मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे कैसे लेंगे। सेम वैसे ही करना है, सिर्फ मॉडुलस एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस साइन आएगा एंड यहाँ पे r प्लस 1th टर्म एंड 8th टर्म का रेशियो। ठीक है, यहाँ पे मैं मॉडुलस लेने वाली हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है प्लीज बताइए। यहाँ पे मॉडुलस ले रही हूँ और यहाँ पे राइट साइड में तो 1 है ही। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, कोई मुझे r प्लस 1th टर्म क्या आएगा बता सकते हैं? इसके एक्सपांशन में मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मॉडुलस लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इसका एक्सपांशन करेंगे तो 12 टर्म मिलने वाली है। और आपको पता है 12 टर्म्स में कुछ टर्म में माइनस साइन तो दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे r प्लस 1th टर्म की, तो क्या होगा यहाँ पे जनरल फॉर्मूला बताइए। यहाँ पे जनरल टर्म का ये हो गया आपके पास 11 CR, यहाँ पे 3 का पावर मुझे लगता है 11 माइनस r होगा। एंड स्टूडेंट यहाँ पे चेक कीजिए -5x का पावर हो जाएगा r। ठीक है, एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 11 CR माइनस 1। ठीक है, एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर आपके पास 11 माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो r माइनस 1 ब्रैकेट में लगाएंगे और फिर उसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं? ये 11 माइनस तो ब्रैकेट के अंदर r माइनस 1 करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो मैं वैसा भी लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे ऐसा करके एंड यहाँ पे बात कीजिए स्टूडेंट, कितना आ जाएगा -5x का पावर r माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने मॉडुलस लगाया क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करें, क्योंकि यहाँ पे इसके एक्सपांशन में नेगेटिव टर्म्स भी दिखेंगी और हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात करनी है। मतलब सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है, साइन पे फोकस नहीं करना है कि माइनस है कि प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मॉडुलस ले लिया और दिस इज इक्वल टू 1। एंड स्टूडेंट अभी मुझे बताइए डायरेक्टली एनसीआर वाला जो फॉर्मूला अभी हमने यूज किया था या प्रॉपर्टी, वो वापस यूज करेंगे। 11CR डिवाइडेड बाय 11CR माइनस 1, इसको कैसा लिखेंगे? 11 minus r plus 1. 11 माइनस r प्लस 1, वेरी गुड। एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाय r। ठीक है, Yes, ओके स्टूडेंट, उसके बाद बताइए बाकी टर्म्स का। ये हो जाएगा आपके पास 3 का पावर कितना होगा? मुझे लगता है 3 का पावर -1 मिलेगा, चेक करके बताइए इंडाइसिस का प्रॉपर्टी से, क्योंकि 3 का पावर समथिंग न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। तो 3 का पावर आप देखो 11 कैंसिल हो जाएगा, फिर होगा -r एंड यहाँ पे +r, यहाँ पे आई थिंक 3 का पावर -1 बच रहा है आपके पास, देख लीजिए एवरीवन। -1 ओके, तो यहाँ पे 3 का पावर -1 है और बाकी की बात कीजिए स्टूडेंट, क्या मिल रहा है यहाँ पे? -5x का पावर r है और यहाँ पे -5x का पावर r माइनस 1। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, यहाँ पे -5x का पावर 1 ही बच रहा है, देख लीजिए। yes ma'am. अच्छा, इक्वल टू 1, मैम। क्योंकि स्टूडेंट अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है तो मैग्नीट्यूड, ये अभी मॉडुलस का मैं साइन हटाने वाली हूँ। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्टली ऐसा लिखूंगी, देख लीजिए -11 माइनस r, नहीं मेरा मिस्टेक है, वापस से रीड करते स्टूडेंट। यहाँ पे है 11 माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r। आप चाहे तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे एक सेकंड में सिंप्लीफाई कर ही देती हूँ। बताइए स्टूडेंट कितना आएगा यहाँ पे? 11 माइनस r प्लस 1, ये हो गया 12 ना, 12 minus r. r अपॉन r। एंड यहाँ पे 3 का पावर -1 मतलब 1/3। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने 5x लिखा है, दिस इज इक्वल टू 1। क्यों? रीजन किसी को लिखना चाहिए तो लिख दीजिए, मॉडुलस ऑफ -x इज सेम एज मॉड ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडुलस था तो यहाँ पे जो माइनस था मैंने, क्योंकि पता है जो इसका जो मॉडुलस आएगा वो बेसिकली मैग्नीट्यूड जो आएगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है,
मतलब जो मैग्नीट्यूड की बात की जाए स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड अपना हमेशा देखो, अगर मैं ऐसा लिखूं मोड ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर या इक्वल टू 0 होती है, नेगेटिव कभी भी नहीं आती है। ठीक है, बाहर से मैंने क्या किया, जो ये माइनस साइन था वो चला गया, तो मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया। स्टूडेंट अभी मुझे यहाँ पे इतना चीज लिखा है, उसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अभी हमें आई थिंक यहाँ पे कितनी वैल्यू दी थी एक्स की, देख लेते हैं क्वेश्चन में, 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1/5। क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए? 12 माइनस आर अपॉन आर, एंड यहाँ पे 1/3 है, एंड इंटू, ओके आप चाहे तो मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिए, 5, और x की वैल्यू कितनी है? 1/5। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट 5 5 कैंसिल हुआ। ठीक है, अभी आगे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा 12 माइनस आर, और ये जो आर और 3 जो डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये मिलेगा 3r। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, तो 12 इज इक्वल टू 3r प्लस r। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 12 इज इक्वल टू 4r। इसका मतलब क्या है, अगर मैं r की वैल्यू की बात करूं स्टूडेंट, 12/4 आया, मतलब 3 वैल्यू आई ना, एक बार चेक कीजिए। Yes, ma'am. हाँ स्टूडेंट, तो ये हमने रिजल्ट सीखा था कि अगर आपके पास r की वैल्यू इंटीजर आ जाती है, तो वो वाले केस में स्टूडेंट आपके पास 2 लार्ज टर्म रहेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर T3 एंड T4 आर द लार्जेस्ट टर्म या ग्रेटेस्ट टर्म लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? मतलब 2 टर्म का न्यूमेरिकल क्या रहता है, वैल्यू की बात करें ना, मैग्नीट्यूड की बात की जाए, तो यहाँ पे 2 टर्म का जो वैल्यू है आपको ग्रेटेस्ट मिल रहा है। सो T3, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मिली है, तो T3 एंड T4 आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स, ऐसा लिखेंगे न्यूमेरिकली। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? क्यों लिख रही हूँ न्यूमेरिकली? क्योंकि आपको पता है इसके एक्सपांशन में कुछ टर्म माइनस वाली मिलेगी, कुछ प्लस वाली। ठीक है, न्यूमेरिकली नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, न्यूमेरिकली लिखेंगे तो मतलब इसका मतलब है हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो T3 एंड T4 आर द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। No, ma'am. एवरीवन पक्का ना, सबको समझ में आया यहाँ पे? तो हमारा आंसर यहाँ पे आया है T3 एंड T4 आर द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ओके स्टूडेंट, लेकिन आप बोलेंगे मैम ये जो एल्गोरिदम आया कहाँ से, वो मैं आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट। बेसिकली जो हमने पास्कल ट्रायंगल सीखा था स्टार्टिंग में, ठीक है, वहां पे क्या था, अगर हम लिख रहे थे जैसे ये वाला, ये जो पास्कल ट्रायंगल की बात करें, तो पास्कल ट्रायंगल से हमें क्या पता चल रहा था, बेसिकली जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट थे ना, जैसे यहाँ पे NC0 NC1 अप टू NCN, आपको पता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो अगर कोएफिशिएंट को आप लिखेंगे जैसे NC0 NC1 ऐसा अरेंज करेंगे, तो बेसिकली जो इनमें जो मिडिल वाला जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट रहता है ना, उसकी वैल्यू आपको ग्रेटेस्ट मिलती है। तो अमंग NC0 NC1 अप टू NCN जो मिडिल इज ग्रेटेस्ट। कैसे? क्योंकि हमने आपको करके दिखाया था कि यहाँ पे जो बाइनोमियल था ना, वहाँ पे इंडेक्स हम अलग अलग वैल्यू ले रहे थे, और फिर हमने यहाँ पे बताया था जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे वैल्यू मिलती है। जैसे आपको पता है 4C0 की वैल्यू कितनी मिलती है स्टूडेंट? 1। 4C4 की भी 1 मिलती है, और बाकी कोएफिशिएंट कैसे मिले थे? क्योंकि वो एक रूल फॉलो कर रहे थे जिसको हम पास्कल ट्रायंगल बोल रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली एग्जांपल लिखा है, अगर बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन है बेसिकली उसका इंडेक्स आपका 4 हो जाता है, तो बेसिकली बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऐसे मिलेंगे 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। तो इनमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी रहेगी स्टूडेंट? देख लीजिए, ये वाले केस में 5 बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिल गए, तो मिडिल वाला कौन सा है यहाँ पे? 4C2। तो इसकी वैल्यू लार्जेस्ट रहेगी या ग्रेटेस्ट रहेगी। समझ में आ रहा है? बताइए प्लीज। अब चाहे तो चेक कर लीजिए, कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमने पता है 4C0 की वैल्यू 1 है, 4C1 की वैल्यू 4 है, तो ये वाली जो मिडिल है ना 4C2, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट है। ये वाली बात समझ में आई? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. ये अगर मैंने n की वैल्यू 5 ले ली स्टूडेंट, तो आपको पता है कितने यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिलेंगे? 6। 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। बेसिकली जो एल्गोरिदम लिखा है ना, वो इसके ऊपर ही आता है बेसिकली। ठीक है, तो ये वाले केस में आपको क्या मिल रहा है? 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट का वैल्यू सेम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 5C2 एंड 5C3 का वैल्यू सेम आ रहा है, तो ये आप बोलेंगे ये दोनों ग्रेटेस्ट है। ठीक है,
समझ में आई ये चीज आपको समझाने के लिए कि वो आया कहाँ से एल्गोरिथम। सो इफ n इज इवन देन nc2 इज द ग्रेटेस्ट, ये वाली मिडिल वाली टर्म। ठीक है, देखो यहाँ पे r की वैल्यू 2 होगी ना, तो ये वाली ग्रेटेस्ट है। अगर n ओड है वो वाले केस में स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, तो वो वाले केस में nc n-1/2 एंड nc n+1 डिवाइडेड बाई 2 आर द ग्रेटेस्ट। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बेसिकली जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से आया। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, आई होप ये वाला हो गया किसी को डाउट नहीं रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, अगर हम उनको लिखते हैं तो वहाँ पे जो मिडिल वाला जो कोएफिशिएंट रहता है उसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट रहती है। तो यहाँ पे मैंने आपको वही चीज बताया। ठीक है, एंड स्टूडेंट अभी हम करने वाले, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा लेने वाली हूँ क्योंकि फिर हमारा रह जाएगा, तो प्लीज यहाँ पे आपको बने रहना है। तो यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाली स्टूडेंट, यहाँ पे मैं इसको बोल रही हूँ RF फैक्टर प्रॉब्लम। तो ये जो माइनस जैसा दिख रहा है ना, तो इसको रीड कैसे करना है, RF। ठीक है, ये माइनस नहीं है, जैसे हम लिखते हैं ना कभी कभी इन बिटवीन, जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, डैश टाइप में हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे RF फैक्टर प्रॉब्लम, यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम सोल्व करने, लेकिन उसको मैंने बोल रही हूँ RF फैक्टर। इसका मतलब क्या, वो आपको समझाने का ट्राई करूंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या हो रहा है आपके पास, अगर ऐसा वाला एक्सपांशन मिलता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख के बताया है, r मैंने बोला है √a + b होल रेज टू पावर n। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल दूं, √2 फिर लिख दिया +3 होल रेज टू पावर 10। तो इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन रहेंगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली हम r इसको बोल रहे हैं, इसके एक्सपांशन को, इसके एक्सपांशन आप सोल्व करेंगे तो बेसिकली आपको पता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, r इज इक्वल टू √a + b होल रेज टू पावर n बोला है। उसका एक्सपांशन में आपको पता है n+1 टर्म मिलेगी। मैं क्या बोल रही हूँ कि इसको मैं बोल रही हूँ i + f। आई क्या है, इंटीग्रल। यहाँ पे देखो इंटीग्रल पार्ट मतलब इंटीजर वैल्यू, क्योंकि आप उसको सोल्व करते हैं तो स्टूडेंट आप उसका क्या वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिया रहेगा ना, वहाँ पे बेसिकली नंबर्स वगैरह आपको रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. मतलब अगर आपको इस फॉर्म में मिल रहा है, जैसे मैं एग्जांपल भी दिया था √2 + 3 होल रेज टू पावर 10, तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा, तो मैंने क्या बोला है, ये जो r है ऐसा फॉर्म में है, और ये बेसिकली i + f बोला, i फॉर इंटीग्रल पार्ट, f फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। लेकिन आप बोलेंगे मैम इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट होता है क्या? मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ स्टूडेंट। जैसे मैंने लिख दिया 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे 3.5 में क्या है, 3 इंटीजर है और ये जो 0.5 है ये फ्रैक्शन है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट हो गया, 0.5 इज द फ्रैक्शनल पार्ट। ये हम रिलेशन ऑफ फंक्शन चैप्टर में भी सीखेंगे स्टूडेंट। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहती है। ठीक है, समझ में आया? अगर यहाँ पे 1 हो गया तो बेसिकली वो इंटीजर में ही काउंट हो जाएगा। एग्री करेंगे ना आप लोग? यस मैम। तो मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, जैसे √a + √b होल रेज टू पावर n, तो हमने पहले तो इसको r बोल दिया है ताकि आपको ये जो अभी हम एल्गोरिदम दिखाए वो अच्छे से समझ में आए, तो मैंने इसको r बोल दिया है। एंड इसके जो एक्सपांशन में सिंप्लीफाई करके बेसिकली आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा i + f। i फॉर इंटीग्रल पार्ट मतलब इंटीजर वैल्यू, f फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, मतलब आप बोलेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू। ये चीज आपको पता है। एंड स्टूडेंट ये अगर आपके पास इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस टाइप का प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि आर आपको पता है ये गिवन है, इसका एक्सपांशन गिवन है, तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट या इंटीजर पार्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं अलग अलग टाइप के, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? वापस से बता रही स्टूडेंट, इस टाइप के प्रॉब्लम में हमें ऐसा मिलेगा, ये वाला फॉर्म √a + b होल रेज टू पावर n, मतलब स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, फोर्थ रूट, ऐसा कुछ रहेगा आपके पास। एंड यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम ही आपको यूज करना है। ठीक है, समझ में आया? कुछ जो गिवन है मैंने बताया, ये एक्सपांशन, इसका जो वैल्यू आएगा उसको हमने बोला i + f। i स्टैंड फॉर इंटीग्रल पार्ट मतलब इंटीजर वैल्यू, f फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, एंड फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू स्टूडेंट हमेशा 1 से छोटी आती है, फ्रैक्शन आपका 0 भी हो सकता है। ठीक है, एग्री करेंगे? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग, ऐसा इसको मैंने r बोल दिया है, r इज इक्वल टू √a + b होल रेज टू पावर n, और इसको हम i + f भी बोलते हैं क्योंकि i फॉर इंटीजर वैल्यू या इंटीग्रल वैल्यू, f फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसमें एल्गोरिदम क्या यूज कर रहे हैं हम देखते हैं, एक क्वेश्चन होता है कि 2 होता है आज। तो एल्गोरिदम ऐसा है, ये वाला रूल आपको याद करना है स्टूडेंट।
तो हमें क्या करना, आर ऑलरेडी जो आपको दिया रहेगा एक्सपांशन, उसको हमने आर बोलना है। उसके बाद क्या करना है, हमें जी डिफाइन करना है बाय रिप्लेसिंग प्लस साइन बाय माइनस साइन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा था रूट ए प्लस बी होल रेज टू पावर एन, इसको आपने आर बोला है, तो जी किसको डिफाइन करेंगे, रूट ए माइनस बी होल रेज टू पावर एन। ठीक है, समझ में आया, मतलब प्लस साइन को माइनस, अगर क्वेश्चन में माइनस साइन है तो फिर जी डिफाइन करने में प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम करते थे ना स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर एन का एक्सपांशन करते थे। ठीक है, तो एस एक्स माइनस वाई होल रेज टू पावर एन का एक्सपांशन भी लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, डिफाइन जी बाय रिप्लेसिंग प्लस साइन बाय माइनस साइन। ठीक है, एंड जो ये जी आएगा स्टूडेंट, ये भी आपका 0 और 1 के बीच में आता है। वो अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए यूज होता है कि जो जी हम ले रहे हैं बेसिकली प्लस को माइनस साइन से रिप्लेस करके, तो जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली 0 और 1 के बीच में आने वाली है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है रूट ए माइनस बी होल रेज टू पावर एन का जो वैल्यू आता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये है। ठीक है, अभी आपको कोई वैल्यू मिलेगी तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट जी फ्रॉम आर सो दैट द रिजल्टिंग वैल्यू इज ए इंटीजर। इसका मतलब क्या है, आपको आर पता है। ठीक है, आर कैसे, आपके पास रूट ए प्लस बी होल रेज टू पावर एन है, आपने जी किसको बोला है, रूट ए माइनस बी होल रेज टू पावर एन है। तो अभी आपको देखना है कि मैं जी को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं आर में से, ताकि आपको सोल्व करे तो सारी इंटीजर वैल्यू मिले। मतलब जो आपको पता है स्क्वायर रूट वाली टर्म या क्यूब रूट वाली टर्म वो सब कैंसिल हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने स्क्वायर रूट लिया है स्टूडेंट, तो बेसिकली स्क्वायर रूट वाली टर्म आपकी कैंसिल होनी चाहिए। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको जी आर में ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अभी अगर आपने देखो यहाँ पे आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट जी फ्रॉम आर सो दैट द रिजल्टिंग वैल्यू इज एन इंटीजर। ठीक है, अगर आपने जी को ऐड किया है आर में, देन वी विल ऑलवेज गेट एफ प्लस जी इज इक्वल टू 1। अभी वो सारे स्टूडेंट पूछेंगे मैम एफ क्या है, एफ आपका जो आर लिखा था ओरिजिनली जो दिया था एक्सपांशन, उसका फ्रैक्शनल पार्ट था। ठीक है, क्योंकि उसमें भी बात करी थी हमने, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी एंड 1 से छोटा ही रहेगी डेफिनेटली। सो ये फ्रैक्शनल पार्ट प्लस जी इक्वल टू 1 आएगा कब, जब आपने जी को आर में ऐड करके, यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप में आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट जी फ्रॉम आर सो दैट रिजल्टिंग वैल्यू इज इंटीजर। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आपने जी को ऐड किया है तो बेसिकली ये रिजल्ट आप बताएंगे कि एफ प्लस जी इज इक्वल टू 1 वेयर एफ इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर। ठीक है, नहीं समझ में आए तो डोंट वरी, एक क्वेश्चन करते हैं आज के लिए तो आपको समझ में आएगा। अगर जी को अगर आपने ऐड किया है आर में टू गेट इंटीजर वैल्यू, तो बेसिकली आपको मिलेगा एफ प्लस जी इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे बाकी है, अगर आपने जी को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, वो वाले केस में आपको क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर इज सेम एज जी। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई, डोंट वरी, एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ आज के लिए, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे तो मैंने लिखा है प्रूव दैट, लेकिन एग्जाम में कैसा पूछ सकते हैं कि ये दिया 7 + 4 √3 होल रेज टू पावर n। ठीक है, ये दे दिया। ठीक है, और ये बोल सकते हैं कि जो इसका इंटीग्रल पार्ट आएगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके जो आपको आंसर मिलेगा वो इंटीजर प्लस सम फ्रैक्शन वाला मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे उन्होंने बोल रहा है प्रूव दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7 + 4 √3 होल रेज टू पावर n इज ओड। ठीक है, यहाँ पे ओड बोला है प्रूफ करने के लिए। अगर प्रूफ दैट वाला नहीं होता तो आपको बताना पड़ता कि ये जो एक्सपांशन है इसका इंटीग्रल पार्ट एक ओड नंबर है। ठीक है, ऑप्शन में मिल जाता आपको ओड है, इवन है, ऐसा कुछ। ठीक है, प्लीज बताइए कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सोल्व करते जस्ट जो एल्गोरिदम सीखा है स्टूडेंट वही, तो ये जो दिया है इसको हम आर बोल देंगे। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे आज के दिन, तो आज ये करते हैं। तो क्या करते हैं, लेट आर इज इक्वल टू 7 + 4 √3 होल रेज टू पावर n। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। पक्का ना समझ में आया, जो एक्सपांशन दिए है आपको इसको हमने आर बोला, और इसके एक्सपांशन में जो आपको मतलब सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा, जो आंसर मिलेगा उसका जो इंटीजर पार्ट है उसको हम आई बोल रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को एफ बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो हमने इसको आर बोल दिया स्टूडेंट। अभी आप सिंप्लीफाई कर सकते क्या बाइनोमियल थ्योरम से, इसको कर सकते हैं, बताइए। यस मैम। बताइए क्या होगा, NC0
7 का पावर n कर दूं, ठीक है, एंड उसके बाद 4 इंटू रूट 3 का पावर 0 हो जाएगा। तो वो नहीं लिख रही हूँ मैं स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ टर्म लिखनी पड़ेगी ताकि आपको पता चले कि क्या कैसा टर्म मिल रहा है। NC1 ये आपका सेकेंड टर्म मिलेगा इंटू यहाँ पे 7 का पावर कितना हो जाएगा n-1 एंड यहाँ पे 4 इंटू रूट 3 इसका पावर कितना हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट एवरीवन। एंड उसके बाद नेक्स्ट टर्म की बात की जाए, नेक्स्ट टर्म आपके पास हो जाएगी NC2 इंटू 7 का पावर n-2 इंटू 4 रूट 3 और इसका क्या हो जाएगा 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं ऐसा डॉट डॉट करके आपको दिखाने वाली हूँ, लास्ट टर्म भी आप लिख सकते हो। प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। यस मैम। अच्छा अभी हमने क्या बात करी थी स्टूडेंट, ये वाला लिखने के बाद हमें जी डिफाइन करना है। जी कैसे डिफाइन करना है, प्लस साइन को माइनस साइन से रिप्लेस करके। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट यहाँ पे बात की जाए तो हम जी यहाँ से लिख, आप लास्ट टर्म लिखना चाहे तो लिख देती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे लास्ट टर्म हमारा कौन सा हो जाएगा, लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी NCN, 7 का पावर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू रूट 3 का पावर हो जाएगा n। ठीक है, अभी जी यहाँ पे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, तो जी कैसा हो जाएगा अपने पास 7 माइनस 4 रूट 3 होल रेज टू पावर n। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज मैंने लिखी थी स्टूडेंट की जो जी की वैल्यू आपका 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए। किसी को डाउट है कि देखिए 7 और यहाँ पे है -4 रूट 3, तो इसकी वैल्यू आप चेक कर लीजिए वो 1 से छोटी ही रहेगी। स्टूडेंट किसी को डाउट है तो आपको चाहिए तो यहाँ पे मैं आपको वैल्यू बता देती हूँ। रूट 3 की वैल्यू यहाँ पे होती है आपके पास 1.73। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो ये बेसिकली 4 इंटू रूट 3 की वैल्यू आपको मिलती है 6.92। ठीक है, 7 में से अगर 6.92 आप मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा डेफिनेटली वो 1 से छोटा है। ठीक है, मतलब ये जो चीज है ब्रैकेट के अंदर वो 1 से छोटी है और उसका होल रेज टू पावर n दिया है। ये वाली बात समझ में आई, प्लीज बताइए किसी को डाउट है तो। स्टूडेंट ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है क्योंकि मैंने वहां पे भी एल्गोरिदम में भी लिखा था जो जी है वो आपका 0 और 1 के बीच में, मतलब जी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, ये चीज आपने ऑब्जर्व करी। अच्छा स्टूडेंट अभी इसका एक्सपांशन भी बता सकते हैं आप लोग, मुझे बताइए। जैसे अभी लिखा है नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास, एक सेकेंड, -7 नहीं आएगा यहाँ पे, देखिए लिख सकते हैं ना स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे देखो पहला टर्म में पॉजिटिव साइन, दूसरे टर्म में नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको फटाफट ऐसा ही। तो ये हमारे पास हो जाएगा NC0, यहाँ पे 7 रेज टू पावर कितना हो गया n। फिर आपको पास माइनस साइन मिलेगा, माइनस NC1, 7 का पावर हो गया n-1 एंड यहाँ पे 4 इंटू रूट 3, क्योंकि वो माइनस साइन था ना स्टूडेंट, -4 इंटू रूट 3 का पावर 1 था, तो इसलिए मैंने पहले ही माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट टर्म लिखनी है तो स्टूडेंट ये हो जाएगा प्लस NC2, 7 का पावर हो जाएगा n-2 एंड यहाँ पे बात की जाए 4 इंटू रूट 3 का पावर 2। ठीक है, एंड लास्ट टर्म की बात की जाए यहाँ पे फिर माइनस साइन आएगा स्टूडेंट, एंड डॉट 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 करके लास्ट टर्म की बात की जाए तो वहां पे हमें पता नहीं है ना अभी कि आपका जो n है वो इवन है कि ओड है, वो नहीं पता है हमें। ठीक है, तो नहीं पता है तो क्या करेंगे वो वाले केस में, तो यहाँ पे एक सेकेंड, आप लास्ट टर्म लिखना चाहे तो लिख दीजिए, नहीं तो ऐसा ओके प्लस कर दीजिए, ऐसा लिखेंगे -1 का पावर n। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लिखेंगे NCN, यहाँ पे 7 का पावर आपके पास हो जाएगा n-n, मतलब यहाँ पे 7 का पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा ही देती हूँ डायरेक्टली, मैं सिर्फ इतना ही लिखती हूँ 4 इंटू रूट 3 का पावर n। किसी को डाउट है? मैम अच्छा स्टूडेंट अभी यहाँ पे प्लीज एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि आर आपको पता है, जी ये पता है, तो अभी हमें डिसाइड करना है कि आप आर और जी को ऐड करने वाले हैं या सब्ट्रैक्ट करने वाले। तो हमारा एम क्या है, बेसिकली हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, देखो आर ऐसा है तो देखिए यहाँ पे रूट वाली टर्म कब मिल रही है, जब यहाँ पे देखो 4 रूट 3 का पावर 1 रहेगा, तो वो वाले केस में रूट 3 आपको दिखने वाला है। ठीक है, जहाँ पे मतलब यहाँ पे रूट 3 की पावर जब आपका क्या हो जाता है ओड रहेगा, वो वाले केस में आपको पता है रूट 3 आने वाला है आपका। ठीक है, तो वो इंटीजर वैल्यू नहीं देगा। अदरवाइज जब आपका 4 इंटू रूट 3 का पावर इवन है तो बेसिकली वो आपको इंटीजर वैल्यू देगा।
ये वाली बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? Yes. देख लीजिए यहाँ पे भी और इसमें। तो अब यहाँ पे मुझे बता सकते हैं कि हमें आर और जी को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जब 4√3 की पावर और हो रही है तो वो वाले केस में माइनस साइन तो आपको दिख ही रहा है, तो ऐड करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा ना एवरीवन। Yes, यहाँ पे Yes, तो ma'am. आर ये है, जी ये है, तो यहाँ पे हमने इसको ये लिया था, तो अभी ऐड कर देते हैं एवरीवन। सो लेट अस राइट डाउन। तो यहाँ से हमें मिलेगा देयरफॉर आर प्लस जी। आप लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, ऑन एडिंग आर एंड जी वी विल गेट। सो आर प्लस जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट? यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा, एंड जो टर्म मिलेगी मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। एन सी 0, एक सेकेंड, एंड यहाँ पे 7 का पावर आपको n था। उसके बाद की बात की जाए स्टूडेंट, प्लस NC2 इंटू 7 का पावर n-2 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये लेकिन यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है मैंने, ये तो लिख दिया लेकिन यहाँ पे टर्म आनी चाहिए 4√3 उसका पावर 2। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? बाकी की टर्म मैं नहीं लिख रही, सिर्फ यहाँ पे डॉट डॉट करके आपको Yes, दिखा रही ma'am. हूँ। ये वाली बात समझ में आई? मतलब Yes, आर प्लस ma'am. ऐड किया हमने, तो हमें जो ये टर्म्स ऐसा मिलेगा और इसको बेसिकली इंटीजर वैल्यू हमें देगा। ठीक है, पक्का Yes, ना? yes, तो ma'am. स्टूडेंट यहाँ पे जो एल्गोरिदम की बात की जाए तो यहाँ पे क्या था, अगर हमने जी को ऐड किया है तो वो वाले केस में वी विल ऑलवेज गेट एफ प्लस जी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ये वाली बात सबको समझ में आ रही है तो बताइए। ठीक है, yes, तो यहाँ ma'am. पे तो आर प्लस जी इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग आपको मिल रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर आर प्लस जी इज इक्वल टू 2 इंटू के लिख देती हूँ स्टूडेंट। के कोई इंटीजर है, पूरा मैं सोल्व नहीं कर रही हूँ, वेयर के इज सम इंटीजर। एग्री करेंगे सब लोग? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. स्टूडेंट, ये चीज हमने लिख दी है स्टूडेंट। और अभी जो हमने एल्गोरिदम सीखा था वहां से हमें क्या बताया था, अगर आपने जी को ऐड किया है वो वाले केस में हमने बताया था एफ और जी का एडिशन आपको मिलता है 1। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इरेज करके अच्छे से लिखती हूँ, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। एफ प्लस जी इज इक्वल टू 1, ये एल्गोरिदम से ही हमें मिला है। ठीक है, क्योंकि हमें किसकी बात कर रही है स्टूडेंट? यहाँ पे हमें प्रूव दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7 प्लस 4 इंटू √3 होल रेज टू पावर n ओड है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इतनी चीज तो हमें पता चल गया। आर प्लस जी इज इक्वल टू 2k आ गया, एफ प्लस जी इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें स्टूडेंट? तो अभी क्या करें, ये दो चीज हमें मिल गई ना, आर प्लस जी इज इक्वल टू 2k एंड एफ प्लस जी मिला है 1। और स्टूडेंट आर बेसिकली क्या है, हम आर को आई प्लस एफ भी लिख रहे हैं, तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या? देखिए एवरीवन, आर इज नथिंग बट हमने बोला था इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे आर को मैंने रिप्लेस कर दिया आई प्लस एफ और जी को एज इट इज। और ये हमें क्या मिला स्टूडेंट? 2 इंटू के इज सम इंटीजर। ठीक है, अभी हमने लिख के बताया है। एंड सेकेंड वाले से हमें क्या मिला है? एफ प्लस जी इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि हमें इंटीग्रल पार्ट की बात करनी, मतलब आई के बारे में बताना स्टूडेंट ये। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आई इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर। अभी स्टूडेंट यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से? कर सकते हो कि नहीं एवरीवन? तो यहाँ से हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू 2k-1। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए No, ma'am. एवरीवन, क्योंकि मैंने आर को रिप्लेस किया है आई प्लस एफ से। आई स्टैंड फॉर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर, एफ स्टैंड फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर। ठीक है, ये चीज मिला, तो हमें आई क्या मिला है? 2k-1। और 2k-1 क्या है स्टूडेंट? ये आपका ओड नंबर है कि इवन है? 2 इंटू के तो इवन है ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इंटीजर तो इवन नंबर। अगर उसमें से आपने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ओड नंबर मिलेगा कि नहीं? Yes, ma'am. तो यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रल या पार्ट ऑफ आर इज ओड। ठीक है, ये ओड नंबर आपको भी पता चला। ठीक है, तो जो प्रूव करना था यहाँ पे, प्रूव दैट द इंटीग्रल पार्ट इज ओड, तो ये हमें यहाँ से मिल गया। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपके उसके इंटीग्रल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट पे कमेंट करना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। No, ma'am. पक्का ना? No, तो आज ma'am. के लिए सिर्फ इतना करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ करना देयरफॉर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर इज ओड, हैंस प्रूव करना चाहे तो लिख सकते हो यहाँ पे हैंस प्रूव। कितना टाइम हो गया एक्स्ट्रा ले लिया मैंने आपका, नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है इसमें?
No, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक सेकंड में